तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने कई पावरफुल सुपर हीरोज की रेसिस को देख लिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्गार्डियंस की। चलो देखते हैं कि एमसीयू के अंदर 10 सबसे पावरफुल एस्गार्डियंस कौन कौन से हैं। एंड डेफिनेटली लोकी के सीजन 2 के आने के बाद इस लिस्ट में सफलिंग तो हुई होगी, लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले बता दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं जो भी कहूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगा। आपकी लिस्ट कुछ अलग भी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट में शेयर कर देना। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीयू की बात करेंगे, यानी लाइव एक्शन की, ना कि किसी कॉमिक्स की, तो समझ लेना उसे। नंबर 10 वॉरियर्स 3। अब वॉरियर्स 3 एस्गार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। एस्गार्ड के फाइनेस्ट वॉरियर्स हैं एंड थोर के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये तीनों ही एस्गार्ड के काफी पुराने वॉरियर्स हैं, इसीलिए इनके पास फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल पे होगा। ये तीनों है वोल्स्टैग, फैंट्रन एंड होगन। और बाकी हम वॉरियर्स को लेके क्या ही कह सकते हैं, इनको अब कोई भी वेपन दे दो ये काफी आराम से यूज कर लेंगे उसे। नंबर 9 लेडी सिफ। वॉरियर्स 3 की तरह लेडी सिफ का लेवल भी सबसे अलग है। न जाने कितने वॉरियर्स इसके सामने आ जाए, लेकिन ये किसी से भी नहीं हारती है। लेडी सिर्फ किसी को भी एक झटके में मार सकती है। अपनी कमाल की स्किल से किसी भी वेपन को यूज करना जानती है। लेकिन लेडी सिर्फ का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी फाइटिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स का। अब लेडी सिर्फ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी टाइप के ट्रक को सिर्फ अपनी एक लात से दूर कर सकती है एंड कितने भी बड़े हैवी ट्रक को उठा सकती है। लेडी सिर्फ के पास कमाल की हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स हैं, जिससे ये किसी को भी आराम से बीट कर सकती है। कोई भी वॉरियर इसके आगे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में आ जाए तो शायद ही जीत पाए। नंबर 8 फ्रीगा। अब फ्रीगा ओडिन की वाइफ है, ओडिन की माँ है एंड एक काफी पावरफुल मैजिशियन है। अब हमें एमसीयू में ये बात साफ पता है कि फ्रीगा ने खुद कहा है कि उसे मैजिशियंस ने पाला है, जिस वजह से उसके पास मैजिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रीगा एस्गार्ड की काफी इंटेलिजेंट बीइंग है, इसीलिए इसके पास हाई लेवल इंटेलिजेंस है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रीगा की मैजिकल एबिलिटीज भी नेक्स्ट लेवल पे है। ये इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकती है, माइंड को कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक मैटर तक को मैनिपुलेट कर सकती है। इवन लोकी ने भी जितनी भी ट्रिक्स अभी तक हमने देखी है वो सब उसने फ्रीगा से ही सीखी है। लेकिन फ्रीगा यहीं पे नहीं रुकती है। फ्रीगा के पास मैजिकली तो काफी ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट या अपनी स्किल्स को दिखाने में भी काफी माहिर है। आपको याद होगा कि मेलिकेथ के साथ भी इसने फाइट की थी, जो कि काफी कमाल का वॉरियर था। ऊपर से इसकी स्किल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि ये टॉप नॉच वॉरियर्स की स्किल्स हैं। यानी फ्रीगा के पास मैजिकली एंड फिजिकली दोनों टाइप के एडवांटेजेस होने की वजह से वो एक काफी पावरफुल एस्गार्डियन है। लेकिन लिस्ट में नीचे इसीलिए है क्योंकि एमसीयू के अंदर इसे ज्यादा दिखाया नहीं गया। नंबर 7 वैल्करी। तो एस्गार्ड में वैल्करी की रेस सचमुच काफी पावरफुल रही है एंड ये इतने लॉयल एंड पावरफुल होते हैं कि ओडिन ने पूरी आर्मी को हेला को रोकने के लिए भेज दिया, लेकिन हेला ने वहां पे सब वैल्करीज को मार दिया। बची सिर्फ एक, जिसका नाम था ब्रैन, जिसको आज हम वैल्करी के नाम से जानते हैं। अब वैल्करी इतनी पावरफुल वॉरियर्स थे जो कि किसी को भी काफी आराम से मार सकते थे। इवन थॉर भी पहले वैल्करी बनना चाहता था। जहां तक इसकी एबिलिटीज की बात आती है तो ये किसी भी टाइप के वेपन को इजिली चला सकती है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में माहिर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में इसने हेला से फाइट की थी एंड सकार में भी कई लोगों से फाइट किया है। वैल्करी को सबसे खास बनाती है इसकी ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड, जिस स्वॉर्ड से इसने हेला की आर्मी से फाइट किया है एंड लास्ट में हेला के ऊपर भी इम्पैक्ट छोड़ा था। ये इकलौती ऐसी स्वॉर्ड थी जिसने हेला को थोड़ी देर तक दर्द दिया था। नंबर 6 हाइमदाल। हाइमदाल एस्गार्ड के बायफोस्ट का गार्ड है एंड इसको खोलने से लेके बंद करने तक की जिम्मेदारी इसके अंडर ही है। इसके बिना बायफोस्ट को खोल नहीं सकते अनटिल अनलेस आपके पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं है। अब हाइमदाल एस्गार्ड का काफी पावरफुल वॉरियर है एंड लॉयल वॉरियर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने राजा के ऑर्डर्स को मानता है। जैसा एस्गार्ड का किंग इसको करने को कहेगा हाइमदाल वही करेगा। लेकिन हाइमदाल की सबसे मेन एबिलिटी है कि ये 9 रेलम्स में कुछ भी देख सकता है। 9 रेलम्स के अंदर कुछ भी हो रहा हो वो हाइमदाल से छुप नहीं सकता, लिटरली कुछ भी। इसके साथ साथ हेमदाल हॉफन नाम के एक स्वॉर्ड को यूज करता है। इस स्वॉर्ड से ये किसी को भी आराम से मार सकता है। न जाने कितनी आर्मीज का सफाया इसने अपनी इसी स्वॉर्ड से किया है। इवन ड्रैगन रॉक या जितनी भी मूवीज में हेमदाल के पास हमने यही स्वॉर्ड देखी है एंड अपनी इसी स्वॉर्ड की हेल्प से ये बायफोस्ट को ओपन करता है। और बाकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस होने की वजह से हेमदाल एक ट्रू वॉरियर की लिस्ट में टॉप लेवल पे आता है। नंबर 5 बोर। अब पहले मैं ये सोच रहा था कि हेमदाल को बोर से ऊपर रखते हैं, क्योंकि एमसीयू के अंदर हमने ओडिन के बाप के जस्ट किस्से सुने हैं, उसे ज्यादा तो देखा ही नहीं है। लेकिन जो खुद ओडिन का बाप है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। भले ही एमसीयू के अंदर हमें ये ज्यादा नहीं दिखाओ, लेकिन तब भी ये कमाल का है। अब बोर ने 5000 साल पहले मेलिकेथ एंड उसकी पूरी आर्मी को हराया था एंड इसीलिए 9 रेलम्स में शांति आई थी। साथ ही इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल पे थे, क्योंकि ये एस्गार्ड के काफी पावरफुल एंड पुराने वॉरियर थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका वेपन गमनीर, जिस वेपन की हेल्प से ये जितनी चाहे उतनी फोर्स को जनरेट कर सकते थे, जिससे
जिसे आज हम ओडिन फोर्स या थॉर फोर्स के नाम से जानते हैं। उस टाइम इस फोर्स को कहा जाता था बोर फोर्स, लेकिन बाद में जब ये ओडिन को मिली तो ये ओडिन फोर्स बन गई। लेकिन मजे की बात ही यही है कि एस्गार्ड की न्यू जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब बोर के पास जो फोर्स होगी उसमें एस्गार्ड के प्रीवियस जितने भी किंग्स एंड बोर की पावर होगी, ओडिन के पास प्रीवियस जितने भी किंग एंड ओडिन की खुद की पावर होगी, यानी एक एडिशनल पॉइंट। इसके साथ साथ थॉर के पास ओडिन की सारी पावर होगी, बोर की सारी पावर होगी एंड प्रीवियस किंग्स की सारी पावर्स होगी। एंड इसी रीजन की वजह से ये फोर्सेस आगे आगे जाके और पावरफुल होती जाती है। थॉर के पेड़ में थॉर, ओडिन, बोर एंड न जाने कितने किंग्स की पावर होगी, यानी वो थॉर से भी ज्यादा ताकतवर होगा। एंड यही रीजन है कि अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स गलती से भी आ जाती है तो वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल र्यून किंग थॉर। बट एमसीयू के अंदर थॉर के पास अभी ओडिन फोर्स नहीं आई है। जो रैग्नारोक मूवी में हमें दिखा था वो कुछ भी नहीं था, उसे ओडिन फोर्स मत समझना। इसीलिए नंबर 4 पे अभी थॉर है। तो थॉर एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, स्टॉर्म मैनिपुलेशन, अपना स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनिर एंड थंडरबोल्ट जैसे कमाल के वेपन्स हैं। थॉर लव एंड थंडर के बाद थॉर की पावर्स लिटरली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी हैं। थॉर किसी भी टाइप के वेपन को यूज कर सकता है। इसके पास बायफोस्ट है, अब जस्ट ये अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उसे बुला सकता है। एंड ड्यूरेबिलिटी वाइज इसने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर ले लिया था। थॉर ने खुद कहा है कि उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो 3000 से ज्यादा दुश्मनों को मार चुका है। एंड इसी रीजन की वजह से थॉर इतना पावरफुल एस्गार्डियन है। लेकिन क्या वो नंबर 3 से ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि नंबर 3 पे है हेला। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि रैग्नारोक काफी पुरानी हो चुकी है एंड हेला जितनी उस टाइम पावरफुल थी अब थॉर उससे भी काफी पावरफुल हो चुका है। हमें ये बात तो पता है कि एस्गार्डियंस की एज के साथ उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। एंड हेला खुद थॉर से काफी बड़ी थी, इसीलिए वो थॉर से ज्यादा पावरफुल थी। बट कई लोगों का मानना है कि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से शायद थॉर हेला को बीट कर सकता है। बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि पावर लेवल्स पे तो अभी भी हेला थॉर से ज्यादा सुपीरियर है। एंड जहां तक स्टॉर्म ब्रेकर की बात आती है तो बना तो वो भी उरू मेटल से ही है ना। एंड स्टॉर्म ब्रेकर को कोई भी लिफ्ट कर सकता है, जैसे मिड एयर में थैनोस ने उसे उठा लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हेला भी ऐसा कर पाए एंड म्योनिर की तरह इसे भी तोड़ दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेला ने उरू मेटल से बने एक वेपन को ऑलरेडी तोड़ के दिखाया है। और जहां तक हेला की पावर्स की बात आती है तो ये कमाल की पावर्स को होल्ड करती है, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, फाइटिंग स्किल्स है, गॉडेस ऑफ डेथ है एंड साथ ही नेक्रोस्वर्ड्स को जनरेट कर सकती है, वो भी जितनी चाहे जितनी एंड जितने बड़े साइज की। क्योंकि सर्टर के ऊपर तो इसने बहुत ही बड़े साइज की नेक्रोस्वर्ड्स को जनरेट किया था। इवन एस्गार्ड की पूरी आर्मी को लगभग इसने अकेला साफ कर दिया था एंड इसके ऊपर थॉर के किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ था। इसीलिए भले ही थॉर कितना ही पावरफुल हो गया हो, लेकिन जब तक उसे थॉर फोर्स नहीं मिलती तो आई डोंट थिंक कि वो हेला के लेवल का होगा। एंड बाय फोर्स से आप हेला को हरा नहीं सकते हो, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है कि बाय फोर्स को बंद कर दे पहले ही थॉर को हरा के। नंबर 2 ओडिन। अब ओडिन द ग्रेटेस्ट एस्गार्डियन है, जो कि थॉर का बाप है, हेला का बाप है एंड इतना पावर्स को होल्ड करता है जितनी कोई नहीं कर सकता। अब ओडिन के पास ओडिन फोर्स है, जो कि उसकी मेन एबिलिटी है। ओडिन की सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में इतना सुपीरियर होना एंड मैजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग होना। आपने कई वॉरियर्स को देखा होगा जो कि मैजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फिजिकली कमजोर, लेकिन कुछ वॉरियर फिजिकली इतने ताकतवर होते हैं तो मैजिकली काफी कमजोर। लेकिन ओडिन दोनों का मिक्सचर है, उसके पास दोनों की एबिलिटीज हैं। ओडिन टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस और मैजिक की कई एबिलिटीज को यूज कर सकता है। इसके साथ साथ फिजिकल बैटल में भी किसी भी वेपन्स को यूज कर सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में माहिर है एंड वेपन मास्टरिंग है ओडिन के पास। ओडिन के पास उसका गननीर है, जिससे वो ओडिन फोर्स को जनरेट कर सकता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आपको नहीं पता तो ओडिन ने ही प्राइम सर्टर को हराया था एंड उसे बीट किया था, वो भी अपने ओडिन फोर्स की हेल्प से। एंड अभी थॉर के पास ओडिन फोर्स नहीं है, होती तो वो प्राइम सर्टर को बहुत आराम से बीट करने वाला था, बिल्कुल ओडिन की तरह। इसीलिए अभी एमसीयू के बेसिस पे ओडिन काफी ज्यादा सुपीरियर है थॉर एंड अब उसके बाकी बच्चों से। लेकिन अब बारी आती है नंबर 1 की, जो कि है नन अदर देन लोकी हिमसेल्फ। तो हम उससे कई लोग कहेंगे कि लोकी तो एस्गार्डियन भी नहीं है, वो तो लोफिसन है एंड जस्ट ओडिन ने उसे अडॉप्ट किया है। लेकिन ओडिन ने उसे अडॉप्ट करने के बाद एस्गार्डियन बना दिया था, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो लोकी एक एस्गार्डियन तो है। एंड बॉस, लोकी के सीजन 2 के आने के बाद जो इसकी पावर्स में एनहेंसमेंट दिखी है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है। पहले लोकी गॉड ऑफ मिसचीफ था, सिंपल मैजिक को यूज कर सकता था एंड काफी इल्यूजन्स को बना सकता था। लेकिन अब लोकी पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है, जहाँ पे हम मल्टीपल ब्रांचेस एंड टाइमलाइंस को नोटिस कर सकते हैं। पूरे टीवीए को कंट्रोल कर रहा है एंड पूरी ब्रांचेस को हैज अ यगद्रशील ट्री फॉर्म किया है इसने। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि लोकी इतना सुपीरियर हो चुका है कि ये कुछ भी कर सकता है, अपनी एक फिंगर से ही टाइम को स्टॉप कर सकता है। इतने सालों तक इसने फिजिक्स
की स्टडी किया है एंड लोकी पूरे मल्टीवर्स की ब्रांचेस को इतने आराम से एनर्जी दे रहा है एंड उसके बाद भी जिंदा रह रहा है। मतलब ये सारी टाइमलाइंस को जस्ट अपनी पावर से जिंदा रख के बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकी का पावर अब लिटरली एक कॉस्मिक आइडेंटिटी के लेवल का पहुंच चुका है। ऊपर से जो बंदा टाइम को ही मैनिपुलेट कर सकता है, एक ही जगह पूरे टाइम को रोक सकता है, उसकी पावर्स तो नेक्स्ट लेवल पे होंगी। और लोकी बाकी एस्गार्डियन से इतना पावरफुल कैसे हुआ, उसके पास ये पावर्स कैसे आई एंड ये इतनी पावरफुल कैसे है, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ ऊपर आई बटन से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बाकी ये वीडियो इतना ही था जहाँ पे हमने एस्गार्ड के 10 सबसे पावरफुल एस्गार्डियंस को रैंक किया एमसीयू के बेसिस पे। अगर मेरी लिस्ट में कुछ भी सफलिंग हो सकती है या अगर मैं किसी कैरेक्टर को मिस कर रहा हूँ तो आप हमें कमेंट में अपने ओपिनियन के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।